खत्म कर दिया था। आज हम बात करेंगे अगली यूनिट पर। लिखो भाई अगली यूनिट, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। यूनिट नंबर 2 यूनिट हमने खत्म कर ली। अब लिखो यूनिट नंबर 4, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। दोनों को हमें डिटेल से पढ़ना है। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। सबसे पहले इस यूनिट में बात करेंगे हम लेंथेनाइडों की। लेंथेनाइड देखो भाई, चाहे लेंथेनाइड की बात करो आप, चाहे एक्टिनाइड की बात करो, दोनों के दोनों जो होते हैं ना वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होंगे? जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन इस एफ कक्षक के अंदर प्रवेश करेगा। याद है जब मैंने डी ब्लॉक आया था क्या बताया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? डी ब्लॉक में जाना चाहिए। एफ ब्लॉक में क्या हो जाएगा? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है तो ऐसे तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व बोलोगे। ये जो तत्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये लेंथेनाइड प्रकार के भी हो सकते हैं और एक्टिनाइड प्रकार के भी हो सकते हैं। इस एफ ब्लॉक के तत्वों में दो तरह की श्रेणियां होती है। एक तो होती है 4s श्रेणी और एक होती है 5s श्रेणी। जो 4s श्रेणी के जो एलिमेंट होते हैं ना इन्हें कहा जाता है लेंथेनाइड, और 5s श्रेणी के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड। तो हमें इन्हें पढ़ना है। अब ये तो नॉर्मल हो गया कि मैंने बोल दिया कि एफ ब्लॉक के तत्व होंगे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा, वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब इनको कभी कभी अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। अंतः संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व। अंतः संक्रमण तत्व का मतलब है कि ये जो तत्व होते हैं ना वो संक्रमण तत्वों के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, लेंथेनम होता है, लेंथेनम एक संक्रमण तत्व है जो 57 नंबर पर आता है। इसके जस्ट बाद डी ब्लॉक के अंदर कौन सा तत्व आएगा? हैफनियम आएगा, हैफनियम। ठीक, इसके जस्ट बाद डी ब्लॉक के अंदर हैफनियम आता है जो कौन से नंबर पर आता है? 72 नंबर पर आता है। अब देखो लेंथेनम की जस्ट बाद क्या आता है? 72, लेकिन इसका तो परमाणु क्रमांक 57 है और इसका परमाणु क्रमांक 72 है। जो इनके बीच में जो इतने सारे परमाणु क्रमांक बच गए ना, यहाँ पर कौन उपस्थित होते हैं? लेंथेनाइड के तत्व उपस्थित होते हैं। देखो इधर भी संक्रमण, इधर भी संक्रमण, इनके बीच में उपस्थित है। इसी वजह से एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व बोला जाता है। अब चाहे लेंथेनाइड हो वो भी अंतः संक्रमण है, और एक्टिनाइड की बात करोगे तो वो भी अंतः संक्रमण तत्व है। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना इन्हें दुर्लभ मृदा धातु तत्व माना जाता है, क्योंकि प्रारंभ में जब इन तत्वों की खोज हुई थी तो उस समय इन तत्वों के जो ऑक्साइड थे ना वो मृदा में बहुत कम मात्रा में मिलते थे। यानी कि ऑक्साइड मृदा में बहुत कम मात्रा में मिलते थे। इस वजह से इन तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु तत्व बोलते हैं। दुर्लभ का मतलब अत्यल्प, ऐसी चीज जो मतलब नाम मात्र मिलती हो या मिलती ना हो, उस चीज के आगे लगाया जाता है दुर्लभ वर्ड। तो पहले कम मिलते थे, अभी प्रचुर मात्रा में, लेकिन पहले के केस में इनको माना जाता है। और क्या बोलते हैं इनको? दुर्लभ मृदा धातु तत्व भी बोलते हैं इनको। ये इनके बारे में सामान्य जानकारी है। पहले सामान्य जानकारी लिख लो, फिर हम किसको शुरू करेंगे भाई? लेंथेनाइड को शुरू करेंगे। ऐसे लिखो बिना टॉपिक डाले। लिखो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। 4f कक्षक में प्रवेश करता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि ये तत्व
संक्रमण तत्वों के मध्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये तत्व संक्रमण तत्वों के मध्य उपस्थित होते हैं, संक्रमण तत्वों के मध्य उपस्थित होते हैं। ठीक, इन तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु तत्व कहा जाता है। दुर्लभ मृदा धातु तत्व कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में इनके ऑक्साइड पृथ्वी पर, प्रारंभ में इनके ऑक्साइड पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे, बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। ठीक, अगली लाइन से देखो, एफ ब्लॉक के तत्व दो श्रेणियों में उपस्थित होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व दो श्रेणियों में उपस्थित होते हैं। 4x श्रेणी के तत्व, 4x श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। 4x श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं तथा 5x श्रेणी के तत्व 5x श्रेणी के तत्व एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। 5x श्रेणी के तत्व एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब टॉपिक डालो लैंथेनाइड, टॉपिक डालो भाई लैंथेनाइड। लिखो इसके अंदर, लिख लो इसके अंदर भी एक लाइन, 4x श्रेणी के तत्व, 4f श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। 4x श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं, लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। ये तत्व सीरियम से लेकर, ये तत्व सीरियम से लेकर लुटेशियम तक उपस्थित होते हैं। ये तत्व सीरियम से लेकर लुटेशियम तक उपस्थित होते हैं, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक उपस्थित होते हैं। ठीक, अब लिखो नंबर 1 टॉपिक इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो इसमें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 1 पॉइंट आ गया होगा आपको में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें भी हम अलग अलग तरह के पॉइंट को पढ़ेंगे भाई। लिखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। बोर्ड पर देखो, देखो भाई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा होता है। एफ में 1 से लेकर के 14 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर मैं से लिख देता हूं डी में 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एस में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ये सब यहां से पता लग जाएगा आपको। एफ में 1 से लेकर 14 के इलेक्ट्रॉन,
डी में जो कक्षक होगा उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। एफ ब्लॉक में कितने तत्व होंगे? टोटल 14 तत्व होते हैं। गिन लो, 58 से लेकर के कहां तक है? 71 तक 14 तत्व होंगे। इस तरह से होते हैं ये तत्व। इसको बोलते हैं सीरियम। ये सीरियम होता है, ये प्रोसियोडाइनियम होता है, नियोडियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यूटर्बियम, लुटेशियम। ये इनके नाम होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेटा, ऐसे समझ लो। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो बेटा। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सीरियम की बात करते हैं। सीरियम है, जैसे ये ब्लॉक आया अभी तक देखो, इसके पहले कौन होता है? लैंथेनम होता है। लैंथेनम, लैंथेनम कितने नंबर पर आता है? 57 नंबर पर आता है लैंथेनम। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने जाऊंगा ना तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखो, जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 54 इलेक्ट्रॉन आ गए। 54 की मान में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 57 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे। 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो एस कक्षक आता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर एंटर कर दिए। उसके बाद में कौन शुरू होगा? 57 पर लैंथेनम शुरू होगा। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला जाएगा? इस डी कक्षक के अंदर चला जाएगा। फिर सीरियम पर आओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। एफ ब्लॉक का तत्व आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा। इसमें 1 ही है, इसमें 2 ही है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के भरने की शुरुआत हो गई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही था। जैसे सीरियम आया, एफ ब्लॉक आया तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर कर गया? एफ ब्लॉक में एंटर कर गया। उसके बाद में अब देखो, ये जो 4 है और 5d कक्षक होता है ना, इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और यहां से यहां स्थानांतरित होता रहता है। कभी 4f से 5d में चला जाता है और कभी 5d से 4f में आ जाता है। तो देखो, जैसे ही आप अगले तत्व पर बढ़ोगे, प्रोसियोडाइनियम पर बढ़ोगे, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों की ऊर्जा समान होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकल करता आ जाता है, एफ में आ जाता है। 2 तो पहले से ही थे, 1 इधर से आ गया, 3 हो गए, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब असममित होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो इसमें 4 हो गए, इसमें 0 हो गए, इसमें 2 ही हो गए। उसके बाद में ये 5, ये 0 और ये 2, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये 6, ये 0 और ये 2, फिर ये 7, ये 0 और ये 2। अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल। 7 क्या होता है? अर्धपूरित स्थायी कक्षक। जैसे ही नीचे आओगे 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गया, वो किसके अंदर चला गया? डी के अंदर चला गया। 7 स्थायी होता है ना, तो इसमें 7 ही रहा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ोगे तो इसमें 8 होने चाहिए थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। वापस से दोनों की ऊर्जा समान, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आ जा रहा है, तो 8 ना होके सीधे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? 9। इसमें कुछ नहीं बचा तो 0, फिर ये 10, ये 0 और ये 2, ये 11, 0, 2, ये 12, 0, 2, ये 13, 0, 2, फिर ये 14, 0, 2। अब देखो 14 भर गया, अब 15 थोड़ा ना आएगा। अब 14 का इधर भी 14 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। ये 2 पॉकेट लिख दिया, मतलब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। 14 तो यही होंगे, खत्म। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा ले दिए भाई, ठीक है ना। अब मैं बीच में इनके नाम लिख देता हूं और आप करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो आप। ये हो गया सीरियम, सॉरी ये तो है लेंथ है ना, ये हो गया सीरियम, ये हो गया प्रोसियोडाइनियम, डायनियम, ये हो गया नियोडाइनियम,
ये हो गया प्रोमीथियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, और ये लुटेशियम, या इसको आधा अलग कर लेना, ल्यूटेशियम। ठीक कर लो भाई फटाफट, मैं लाइनें भी खींच देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना होगा। ठीक है, ये लो भाई फटाफट से ट्राई करो। जहां जहां पर विन्यास बदल रहा है ना वहां पर मैं स्टार लगा देता हूं। एक तो यहाँ पर बदला है विन्यास, उसके बाद में एक यहाँ पर इनको स्टार लगा लेना भाई। यही आते हैं जनरली पेपर में, जहां पर कुछ विशेषता होती है वही पेपर में आते हैं, इस पर नहीं, इस पर। और उसके बाद में ये 14 पर इनके कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं। यूरोपियम का भी पूछा जाता है, यूरोपियम में लगा दिया होगा स्टार, ये नहीं लगा, यूरोपियम पर भी स्टार लगा लो भाई। फटाफट से छापो, जल्दी से वीडियो पॉज करके छाप लो भाई, ठीक है ना। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब लिक्विड में से कुछ के विन्यास को लिखेंगे, जैसे कि यूरोपियम का विन्यास लिख देंगे लैंग्वेज में, हमारी मर्जी हम किसका लिखना चाहें। आप कुछ और का भी लिख सकते हो। मैं आपको एक तो यूरोपियन की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं और मैं आपको किसकी लिखवा रहा हूं, यटर्बियम की। ध्यान से देखो, यूरोपियम को ध्यान से देखो, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कौन सा विन्यास है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। उसके बाद यटर्बियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, जीरो में, डी में कुछ नहीं है। 14 का मतलब कौन सा विन्यास है, पूरित स्थायी विन्यास है। इन दोनों के बारे में लिखा है, लिख लो इसके नीचे। यटर्बियम का विन्यास, यटर्बियम का विन्यास 4f14 5d0 6s2 होता है। 4f14 5d0 6s2 होता है, जो कि पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास है, जो कि पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास है, जो कि पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास है। तथा यूरोपियम का विन्यास, यूरोपियम का विन्यास लिखो 4x7 5d0 6s2 होता है। 4x7 5d0 6s2 होता है, जो कि अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, जो कि अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। अगली लाइन से लिखो, लेंथेनाइडो के विन्यास असामान्य होते हैं या असममित होते हैं या अनियमित होते हैं। कुछ लिख लो, लेंथेनाइडो के विन्यास अनियमित होते हैं क्योंकि 4f तथा 5d कक्षक की ऊर्जाएं, क्योंकि 4f तथा 5d कक्षक की ऊर्जाएं, 4f तथा 5d कक्षक की ऊर्जाएं
लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। अतः इलेक्ट्रॉन अतः इलेक्ट्रॉन 4s से 5d में तथा 5d से 4f में संक्रमित होता रहता है। 4f से 5d तथा 5d से 4f में संक्रमित होता रहता है, संक्रमित होता रहता है। ठीक, अब डालो अगला टॉपिक, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, फटाफट से टॉपिक डालो। देखो ये जो तत्व होते हैं ना, वो 3 तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो सामान्य और सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, वो तो कौन सी होती है, +3 होती है। लेकिन कुछ तत्व +2 भी प्रदर्शित करते हैं और +4 भी प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्वों की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है ना, वह सबसे अधिक स्थायी है, सबसे अधिक। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो +2 भी प्रदर्शित करते हैं और +4 भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सीरियम है ना, वो +4 प्रदर्शित करता है। उसके बाद अब विन्यास सामने रखना, तब जाके समझ आएगी। सीरियम ने +4 क्यों दिखाए, +3 क्यों दिखाए, वो तो उसकी नेचर है, दिखाएगा। लेकिन +4 में क्या होगा भाई, +4 में मतलब देखो विन्यास को जाकर, चारों के चारों, एक इलेक्ट्रॉन F में था, डी में था, 2 S में थे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। मतलब इस स्थिति में इसका विन्यास कैसा बन गया, F0 विन्यास बन गया। F0 विन्यास कैसा विन्यास होता है, स्थायी विन्यास होता है। इस वजह से ये +4 भी प्रदर्शित करता है। इसकी आगे के एलिमेंट भी +4 दिखाते हैं, लेकिन इनकी ये +4 है ना, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती, दिखाएंगे लेकिन स्थायी नहीं होती। फिर बाद वाले एलिमेंट तो +4 दिखाते ही नहीं है। उसके बाद में अगर हम यूरोपियम पर जाएं, तो यूरोपियम है ना +2 अवस्था प्रदर्शित करता है। इधर आगे लिखता हूं, यूरोपियम +2 दिखाता है, क्योंकि +2 के केस में जाकर देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो F में पड़े हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन S के अंदर है। S के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल कर फेंक दिया। मतलब इस स्थिति में जो इसका विन्यास है ना, वो कैसा विन्यास हो गया, 4h7 विन्यास हो गया। 4h7 विन्यास हो गया, जो कि कैसा विन्यास है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। इस वजह से ये +2 भी प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके बाद में गैडोलीनियम भी +2 दिखाता है, लेकिन इसकी अवस्था स्थायी नहीं होती। उसके बाद में आप यटरबियम पर जाओगे तो यह भी +2 अवस्था प्रदर्शित करता है। सेम टू सेम कहानी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, बाहर निकाल कर फेंक दो। मतलब इस स्थिति में इसका विन्यास कैसा हो जाएगा, 4f14 हो जाएगा, जो कि कैसा विन्यास है, पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास है। जाकर देखो विन्यास अभी भी किया है, 4f14 हो जाएगा, जो कि कैसा विन्यास है, पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास है। इसकी ये भी स्थायी, इसकी भी स्थायी। बाकी एलिमेंट भी दिखाते हैं, लेकिन उन एलिमेंटों की यह अवस्था स्थायी नहीं होती। बाकी एलिमेंट +2 भी दिखा सकते हैं और +4 भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्थायी नहीं होती। यहाँ पर मैंने वो लिखी है जो उनकी थोड़ी बहुत स्थायी होती है। थोड़ी बहुत स्थायी है ना, मैंने यहाँ पर लिख दी। वो कई जगह हम यहाँ पर यूज में ले लेंगे, कई जगह हम इनकी बाकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी यूज में ले लेंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो, क्योंकि दिखा सकते हैं, स्थायी नहीं होती, ये अलग बात है। मैंने सारा आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया भाई, ठीक है ना। लिखो इसके अंदर 5 मिनट लिखो भाई, लैंथेनाइट तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइट तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। लैंथेनाइट तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था
+3 होती है, क्योंकि इनमें प्रथम 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रथम 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः तीनों इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देने पर एक साथ बाहर आ जाते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देने पर एक साथ बाहर आ जाते हैं। यह ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। यह ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक। इसके अलावा लैंथेनाइड +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा लैंथेनाइड +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न प्रकार है। ठीक, लिख लो भाई, फटाफट लिखो। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक तो इसका रीजन लिखेंगे कि इसकी +2 क्यों स्थायी है, वो मैंने लिखवाई दिया। और इसका रीजन लिखेंगे इसकी +2 क्यों स्थायी है, बाकी +3 का भी रीजन मैंने लिखवाई दिया। इसका रीजन लिखेंगे इसकी +4 क्यों स्थायी है, वो मैंने बता दिया। जो मैंने बताया ना वो वही लिखेंगे। एक चीज और सुनो, देखो अब देखो, अब यही मैंने बोला कि +3 अवस्था अधिक स्थायी है, ठीक है ना, सबसे अधिक स्थायी है। सब कुछ करो, कोई एलिमेंट +2 में है, कोई एलिमेंट +2 में है, तो ये कम स्थायी है। जैसे ये +3 में कन्वर्ट होगा ज्यादा स्थायी मिलेगा। तो यहां से यहां जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले को मिलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले को मिलेगा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो +2 में होते हैं ना वो प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। सेम टू सेम कहानी, अगर कोई एलिमेंट +4 के अंदर है तो वह +3 में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फिर वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, तो इस स्थिति में वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। ये सब बातें हम कल लिखेंगे भाई, ठीक है ना। इनको छाप लो आप पहले।